नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन ISRO ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया। आदित्य सूर्य की स्टडी करेगा। इसे सुबह 11:50 बजे PSLV C-57 के XL वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। रॉकेट ने 36 मिनट 19 सेकंड बाद आदित्य को 235 x 19 पाइनोर km की पृथ्वी की ऑर्बिट में छोड़ दिया। करीब 4 महीने बाद यह 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 की पहली ऑर्बिट रेजिंग 3 सितंबर को सुबह 11:45 बजे की जाएगी। ऑर्बिट बढ़ाने के लिए आदित्य L1 के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए जाएंगे। 5 पॉइंट में जाने आदित्य L1 का सफर। PSLV रॉकेट ने आदित्य को 235 19,500 किलोमीटर की पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा। 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा। 5 बार थ्रस्टर फायर कर ऑर्बिट बढ़ाएगा। फिर से आदित्य के थ्रस्टर फायर होंगे और ये L1 पॉइंट की ओर निकल जाएगा। 110 दिन के सफर के बाद आदित्य ऑब्जर्वेटरी इस पॉइंट के पास पहुंच जाएगा। थ्रस्टर फायरिंग के जरिए आदित्य को L1 पॉइंट के ऑन ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा। सूरज और धरती के बीच 5 एक्सिस से हो सकती है स्टडी। सूरज और धरती के बीच मैग्नेटिक फोर्स में 5 ऐसे एक्सिस हैं जहां से सूर्य पर निगरानी की जा सकती है। इसे L1, L2, L3, L4, L5 कहते हैं। आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट 1 L1 के हालो ऑन ऑर्बिट में पहुंचेगा, क्योंकि L1 पॉइंट सूर्य के ठीक सामने है। यहां से सूर्य ग्रहण के दौरान भी डेटा कलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 क्या है? लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच हैं, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाती है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह आसानी उस पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट मौजूद है। L1 पॉइंट पर ग्रहण बेअसर, इसलिए यहां भेजा जा रहा इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑन ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। ये 6 जनवरी 2024 को L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। आदित्य में 7 पेलोड लगे हैं। PAPA यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य सूरज की गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। VELC यानी विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ सूरज की हाई डेफिनेशन फोटो खींचेगा। सूट यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की फोटो लेगा। HEL10S यानी हाई एनर्जी L1 ऑन ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर हाई एनर्जी एक्स-रे की स्टडी करेगा। एस्पेक्स यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। एमेज यानी एडवांस्ड ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। पूरी तरह स्वदेशी है आदित्य L1। इसरो के एक अधिकारी के मुताबिक आदित्य L1 देश की संस्थाओं की भागीदारी से बनने वाला पूरी तरह स्वदेशी प्रयास है। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ ने इसके पेलोड बनाए हैं, जबकि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने मिशन के लिए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर पेलोड विकसित किया है। ये भी पेलोड का इस्तेमाल कोरोना और सोलर क्रोमोस्फीयर पर, जबकि एक्स-रे पेलोड का इस्तेमाल सूर्य की लपटों को देखने के लिए किया जाएगा। पार्टिकल डिटेक्टर और मैग्नेटोमीटर पेलोड चार्ज्ड पार्टिकल के हेलो ऑर्बिट तक पहुंचने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी देंगे। सूर्य की स्टडी क्यों जरूरी? जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है उसका केंद्र सूर्य ही है। सभी 8 ग्रह सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य से लगातार ऊर्जा बहती है। इन्हें हम चार्ज्ड पार्टिकल्स कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करके यह समझा जा सकता है कि सूर्य में होने वाले बदलाव अंतरिक्ष को और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सूर्य 2 तरह से एनर्जी रिलीज करता है।
प्रकाश का सामान्य प्रवाह जो पृथ्वी को रोशन करता है और जीवन को संभव बनाता है। प्रकाश कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का विस्फोट जिससे इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो सकती हैं। इसे सोलर फ्लेयर कहा जाता है। जब ये फ्लेयर पृथ्वी तक पहुंचता है तो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें इससे बचाती है। अगर ये ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइटों से टकरा जाए तो ये खराब हो जाएंगी और पृथ्वी पर कम्युनिकेशन सिस्टम से लेकर अन्य चीजें ठप पड़ जाएंगी। अब तक का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर 1859 में पृथ्वी से टकराया था। इसे कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है। तब ग्लोबल टेलीग्राफ कम्युनिकेशन प्रभावित हुआ था, इसीलिए इसरो सूर्य को समझना चाहता है। अगर सोलर फ्लेयर की ज्यादा समझ होगी तो इससे निपटने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ISRO का सबसे भरोसेमंद रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV रहा है। हम आपको PSLV के बारे में बता रहे हैं। PSLV 20 साल से भी अधिक समय से अपनी सेवाएं दे रहा है। 20 सितंबर 1993 को की गई इसकी पहली टेस्टिंग नाकाम रही थी। दूसरी लॉन्चिंग 1964 में की गई जो कामयाब रही। 2017 तक इसने 29 ही कामयाब मिशन पूरे किए। इस दौरान 48 भारतीय और 209 विदेशी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे। 26 मई 1979 में इसने पहली बार एक से अधिक सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचाए थे। इनमें से एक भारत का, एक जर्मनी का और एक साउथ कोरिया का था। फरवरी 2017 में इस रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। सभी को उनकी अलग अलग ऑर्बिट में भेजा गया था। ये इस रॉकेट की 47वीं उड़ान थी। PSLV C9 से 28 अप्रैल 2008 को एक साथ 10 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। तब एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 2013 में ISRO ने इस रॉकेट से एक साथ 29 सैटेलाइट लॉन्च करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। PSLV C37 से 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। यह अब भी रिकॉर्ड है। PSLV से ही 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगल मिशन को भी लॉन्च किया गया था। ये दोनों मिशन सफल रहे थे। PSLV 4000 मीटर ऊंचा है। व्यास डायमीटर 2.8 मीटर है। इसके 3 प्रकार हैं, PSLV-G, PSLV-CA, PSLV XLI। इसमें 4 स्टेज सूर्य की स्टडी के लिए नासा के संयुक्त मिशन नासा के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने 4 मिशन किए हैं। ये थे उलिसस और सोहो। उलिसस के 3 मिशन भेजे गए हैं। ESA ने अकेले सिर्फ एक मिशन किया है, वो एक सोलर ऑन ऑर्बिटर था। ये 2 साल पहले लॉन्च किया गया था। ये स्पेसक्राफ्ट अब भी रास्ते में है। वहीं जर्मनी ने 2 मिशन किए हैं, दोनों ही नासा के साथ मिलकर। पहला 1974 में और दूसरा 1976 में। दोनों का नाम हेलियोस A और B था। बॉगी ये मिशन फेल और ये आंशिक सफल। नासा का 1969 में भेजा गया पायोनियर आई स्पेसक्राफ्ट एक ऑन ऑर्बिटर था जो फेल हो गया था। यह अपनी तय कक्षा में पहुंच ही नहीं पाया। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का उलिसस 3 मिशन जो साल 2008 में भेजा गया था, वह आंशिक सफल था। उलिसस ने शुरुआत में कुछ डेटा भेजा, बाद में उसकी बैटरी खत्म हो गई। सूरज से सैंपल लाने वाला मिशन नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना। उसने सफलता हासिल की। सौर हवाओं का सैंपल लिया और धरती की तरफ लौटा, लेकिन यहां पर उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों ने अधिकतर सैंपल कलेक्ट कर लिया था। दुनिया के 22 सोलर मिशन से यूनिक है भारत का L1। दुनिया भर में अब तक 22 सोलर मिशन हो चुके हैं। इसमें अमेरिका, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन और जापान जैसे देशों के नाम शामिल हैं। खगोल वैज्ञानिक डॉबन कुंवर अलकेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारत का सोलर मिशन इन सभी से यूनिक है। बाकी के देशों ने रेडियो वेव्स और एक्स-रे किरणों की जांच की क्षमता वाला सैटेलाइट लॉन्च किया, जबकि आदित्य L1 खासतौर पर अल्ट्रा वायलेट किरणों, एक्स-रे उत्सर्जन और प्लाज्मा तीनों की स्टडी करेगा। इनका इफेक्ट धरती पर पड़ता है। इनमें काफी ज्यादा रेडिएशन निकलता है। सूरज से निकलने वाले यूवी किरणों पर अभी बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुई है। इसके साथ ही सोलर विंड, प्लाज्मा प्रवाह, गैस क्लाउड मोशन, विस्फोट आदि से उठी ऊंची ऊंची लपटों पर रिसर्च करेगा। इसी के साथ हम इसरो के इस मिशन की सफलता की कामना करते हैं। धन्यवाद।